स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत की खोज कक्षा 8 से पार्ट 2 तलाश। इस पार्ट में 6 टॉपिक हैं, तो हम इसे दो पार्ट करके 3 वीडियो में कंप्लीट करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबे और बोरिंग ना हो और हम चीज़ अच्छे से समझ पाएँ। तो चलिए पढ़ते हैं तलाश। इसका पहला टॉपिक है भारत के अतीत की झांकी। जैसा कि हमने पहले पार्ट में पढ़ा था कि नेहरू जी भारत के अतीत के बारे में लिखना चाहते थे, तो बीते कुछ सालों से नेहरू जी के मन में भारत ही भारत आ रहा था। नेहरू जी भारत को समझने की कोशिश कर रहे थे और जो भी उन्होंने समझा उसके प्रति उनकी जो प्रतिक्रिया थी उसका विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे थे। मतलब अगर कोई प्रथा, कोई रिवाज उन्हें गलत या सही लग रही थी तो वो क्यों थी, कैसे वो प्रचलित हुई, ये सब जानने की कोशिश कर रहे थे। नेहरू जी याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बचपन में कैसा महसूस करते थे और भारत के अतीत के बारे में जानना, उसके बारे में लिखना, ये विचार कब उनके मन में और कैसे उनके मन में आ गए और कब इसने एक धुंधला सा रूप ले लिया था। और उस समय देश गुलाम था, तो उनके मन में ये विचार और दृढ़ होते जा रहे थे कि नहीं, मुझे जानना है कि कैसे भारत ये गुलाम हो गया, अतीत में ये कैसा था। तो वो अपने आप से ये प्रश्न पूछने लगे कि आखिर ये भारत है क्या। अतीत में भारत में कोई विशेषता थी जिसको वो रिप्रेजेंट करता था, मतलब ये चीज़ केवल भारत में ही है, भारत में ही इसका प्रचार प्रसार हुआ है, ऐसी कोई विशेषता थी क्या भारत में? या और उसके अगर वो शक्तिशाली था तो उसकी प्राचीन शक्ति कैसे खो गई और क्या उसने अपनी शक्ति को पूरी तरह खो दिया है? भारत में विशाल जनसंख्या का बसेरा है, तो इसके अलावा भी क्या कोई विशेष बात है भारत में? और उस समय के विश्व से भारत का तालमेल किस रूप में बैठता है? नेहरू जी भारत में ही पैदा हुए, इसलिए वे कह रहे हैं कि भारत तो मेरे खून में रचा बसा था, लेकिन इसके बावजूद मैंने उसे एक बाहरी आलोचक की तरह देखना शुरू किया। आलोचक मतलब जो किसी भी बात के गुण को और दोष को समान रूप से देखे और अपनी प्रतिक्रिया दे। और नेहरू जी कह रहे हैं कि मैंने ऐसे आलोचक जो वर्तमान के साथ अतीत के बहुत से अवशेषों को, जिन्हें उसने देखा था, नापसंद करता था, मतलब वो भारत में ही हुए तो बहुत सारी अतीत की ऐसे चीज़ें थी जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं थी, तो ऐसे आलोचक से की नज़र से वो भारत को देखने लगे। एक हद तक मैं उस तक पश्चिम के रास्ते से होकर पहुंचा था। अब पश्चिम के रास्ते से कैसे? पश्चिम के से वेस्टर्न कंट्रीज से बहुत सारे लोग हमारे देश में आए और उन्होंने जो भी अनुभव किया भारत के बारे में, उसके बारे में उन्होंने लिखा, तो वो सब चीज़ें वो पढ़ने लगे और उनके मन के जो भाव थे भारत के बारे में, उसी भाव से उन्होंने, नेहरू जी ने भी भारत को देखा जैसे कोई पश्चिम मित्र ने देखा होता, मतलब कोई वेस्टर्न कंट्री के किसी लोग ने देखा होता। अब नेहरू जी के मन में शंका होने लगी कि क्या भारत को मैंने सही में जान लिया है? क्या उसके अतीत की विरासत के बड़े हिस्से को स्वीकार नहीं करने का जो मैं साहस कर रहा हूँ वो सही है? क्योंकि उन्होंने जो भी विचार है उनके, वो सब वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो लोगों ने भारत के बारे में कहा है उसके अनुसार उन्होंने अपने विचार बना लिए थे। लेकिन फिर वह सोचते हैं कि अगर भारत के पास कुछ भी नहीं होता तो वो अभी तक कैसे जीवंत है, टिकाऊ है, अभी तक टिका हुआ है और उसका वजूद कैसे अभी तक है, हज़ारों वर्षों तक एक सभ्य अस्तित्व की पहचान वो कैसे बनाए रख सकता है। मतलब भारत ने हज़ारों वर्षों तक अपने आप को प्रूव किया है, साबित किया है और बहुत सभ्य राष्ट्र के रूप में ये अपनी पहचान बनाए हुए है। तो अगर इसके पास कुछ भी नहीं होता तो ये अपनी पहचान ऐसे नहीं बना सकता था। तो ये विशेष तत्व आखिर है क्या? अब उसको ढूंढने के लिए नेहरू जी चल पड़े। तो वो भारत के उत्तर पश्चिम में सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़े हुए थे और चारों तरफ देखने लगे तो उस प्राचीन नगर में के घर, गलियां सब उनको दिखाई दी और उनका समय हमें पता है 5000 वर्ष पहले का है, सिंधु घाटी की सभ्यता का। तो वो सोचने लगे कि ये जो सभ्यता है ये कैसे टिकी रही और इसकी विशेषता भी ठेठ भारतीयपन ही होगा और यही जो हम आधुनिक जीवन जी रहे हैं, भारतीय सभ्यता का जो आधार है वो सिंधु घाटी सभ्यता ही होगी। और यह विचार भी उन्हें आश्चर्यचकित कर रहा था कि
कोई संस्कृति या सभ्यता इस प्रकार कैसे 5-6 हजार वर्ष या इससे भी कुछ ज़्यादा समय से निरंतर बनी रहती है, बराबर परिवर्तन भी हो जाता है, इसमें विकास भी हो रहा है। और बहुत सारे लोग फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया, भूमध्य सागर, ये सब लोग आने लगे हमारे देश में। इनसे हमारा निकट संपर्क हुआ और इन्होंने भारत को बहुत प्रभावित भी किया और ये लोग भी भारत से बहुत प्रभावित हुए। लेकिन फिर भी हमारे देश का सांस्कृतिक आधार जो था, हमारी संस्कृति इतनी दृढ़ थी, इतनी पक्की थी, इतनी मजबूत थी कि उन्हें कोई भी हिला नहीं सका। तो इस मजबूती का कोई तो रहस्य होगा ना। अब इसे जानने के लिए नेहरू जी ने भारत के इतिहास को और उसके विशाल प्राचीन साहित्य के कुछ अंशों को पढ़ना शुरू किया। उसको पढ़ने के बाद उन्हें समझ में आया कि अतीत के समय में जिसने इस साहित्य को लिखा है, उनके विचारों में कितनी तेजस्विता थी। मतलब उनके विचार इतने तेजस्वी थे कि उनको जो भी उनके विचारों को पढ़ेगा वो उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। और उनकी भाषा भी एकदम स्पष्ट थी और उसके पीछे हम कह सकते हैं कि एक क्रिएटिव माइंड था, सक्रिय मस्तिष्क था। तो इस मामले में भी भारत समृद्ध था। तो इन सब बातों ने नेहरू जी पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। भारत में चीन, पश्चिमी और मध्य एशिया से बहुत सारे पराक्रमी यात्री आए थे और उन्होंने भारत की यात्रा के बाद अपने अनुभव लिखे थे। तो नेहरू जी कह रहे हैं कि उनके साथ मैंने भारत की यात्रा की, मतलब उन्होंने जो भी अनुभव लिखे थे अपने जीवन के बारे में, भारत की यात्रा के बारे में, उनको नेहरू जी ने पढ़ना शुरू कर दिया। और नेहरू जी पूर्वी एशिया, अंकोर, बोरोबुदर और बहुत सी जगह जहाँ पर भारत को उपलब्धि मिली थी, विजय हासिल हुई थी, उसके बारे में सोचने लगे। अब नेहरू जी हिमालय में चले गए। हिमालय का पुराने मिथ को मतलब अफवाह, किसी के बारे में झूठी बात फैल जाती है जो, और दंत कथाओं के साथ निकट संबंध है। और इन दंत कथाओं का हमारे विचारों पर और साहित्य पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। नेहरू जी को कश्मीर से विशेष लगाव था क्योंकि उनके पिता कश्मीर से बिलोंग करते थे। तो पहाड़ों के प्रति प्रेम शायद इस वजह से उनको ज़्यादा था और ये उन्हें ज़्यादा आकर्षित करते थे। पहाड़ों के अलावा उन्हें जो भारत के मैदानों में बहने वाली विशाल नदियां हैं, उन्होंने भी नेहरू जी को आकर्षित किया और इतिहास के बहुत सारे पहलुओं की याद दिलाई। जैसे एक एक नदी के बारे में वो बता रहे हैं, जैसे इंडस या सिंधु, इसके आधार पर भी हमारे देश का नाम इंडिया और हिंदुस्तान पड़ा। और इसी नदी को पार करके हज़ारों वर्षों से हमारे यहाँ बहुत सारी जातियाँ, कबीले, काफिले, फौजें आती रही है। इसके बाद दूसरी नदी है ब्रह्मपुत्र। ये भी इतिहास में इसका ज़्यादा जिक्र नहीं होता है, लेकिन फिर भी पुरानी कहानियों में ये आज भी जीवित है। और ये उत्तर पूर्व के पहाड़ों से निकलती है और फिर ये अपना मार्ग बनाती हुई भारत में प्रवेश करती है और फिर पहाड़ों में, जंगलों में एकदम शांत रमणीय धारा के रूप में बहने लगती है। शांत, मन को भाने वाली जो आवाज़ करती हुई बहने लगती है। तीसरी नदी है यमुना नदी। इसके चारों ओर नृत्य, उत्सव और नाटक से संबंधित न जाने कितनी पौराणिक कथाएं एकत्र है। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारी लीलाएं यमुना नदी के किनारे की, तो इसलिए यमुना नदी से संबंधित बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं। और इन सब से बढ़कर एक और नदी है गंगा नदी। इस नदी ने भारत के इतिहास के आरंभ से ही सबके हृदय पर राज किया है। क्यों? क्योंकि लोग ऐसा समझते हैं कि गंगा में अगर हमने स्नान किया तो हमारे पाप धुल जाते हैं। तो बहुत अतीत समय से ही, बहुत पुराने ज़माने से ही लोग दूर दूर से गंगा में स्नान करने आते थे और अभी तक ये चला आ रहा है। अब और ये प्राचीन काल से आधुनिक युग तक ये जो गंगा मैया है, ये भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी कहती है। अब इसके बाद नेहरू जी गए पुराने स्मारकों में और भग्नावशेषों, मतलब खंडहरों में गए, पुरानी मूर्तियों को देखा। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा गुफाओं में गए और फिर आगरा में, दिल्ली में बहुत जो खूबसूरत इमारत है वो देखा। तो इन सब को देखने के बाद इनके जो पत्थर थे वो भी अतीत की कहानी कह रहे थे। इसके बाद वो इलाहाबाद में या हरिद्वार में जो महान स्नान होता है, स्नान का पर्व होता है कुंभ, उसके मेले में गए
और वो क्या देखते हैं कि अभी भी सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं। जैसे हज़ारों वर्ष पहले उनके पुरखे लोग गंगा स्नान के लिए भारत के कोने कोने से आते थे। अब नेहरू जी को याद आने लगा कि कुछ चीनी यात्रियों और कुछ दूसरे लोगों ने कुछ लेख लिखे थे, इन पर्वों का वर्णन किया था। वो कब किया था? 1300 साल पहले। और उस समय भी उन्होंने लिखा था कि ये मेले बहुत पुराने हो पड़ चुके हैं और अनजाने में ही ये प्राचीन काल में गुम हो गए थे। तो नेहरू जी को आश्चर्य हो रहे थे कि ऐसी कौन सी प्रबल आस्था थी लोगों में कि अनगिनत पीढ़ियों से भारत की इस प्रसिद्ध नदी की ओर वो खींचते चले आ रहे हैं। नेहरू जी ने जो भी अध्ययन किया, यात्रा की और दौरे किए, उससे उन्हें अतीत में देखने की एक अंतर्दृष्टि मिली और उनके मन में भारत के प्रति जो तस्वीर थी उसमें धीरे धीरे सच्चाई का बोध आने लगा। उन्हें समझ में आने लगा कि उनके जो पूर्वज हैं, उनकी भूमि में ऐसे जीते जागते लोग आबाद हो गए जो हंसते थे, रोते थे, प्यार करते थे, पीड़ा भोगते थे। और इसी में ऐसे लोग भी थे जिन्हें ज़िंदगी की जानकारी और समझ थी। और इस अतीत के बहुत सारे सैकड़ों सजीव चित्र मेरे मन में भरे थे। जैसे हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसकी कल्पना करते हैं, कोई कहानी पढ़ते हैं तो उसकी कल्पना करने लगते कि अच्छा ऐसा हुआ होगा, वैसा। तो ये वो एक चित्र के रूप में हमारे सामने आता है और हमें ऐसा लगता है कि वो घटना या कहानी हमारे सामने अभी हो रही है, घटित हो रही है। तो वैसा ही नेहरू जी के साथ भी होने लगा। तो उन्होंने जो जो अध्ययन किया था या यात्रा की थी, उससे उस जगह पर जब वो जाते थे विशेष स्थान पर, तो उस विशेष स्थान से संबंधित जो भी चित्र थे वो उनके सामने खड़े हो जाते थे। जैसे जब वो बनारस के पास सारनाथ में पहुँचे तो उनको अपने सामने ऐसा लगा कि बुद्ध अपना पहला उपदेश दे रहे हैं और वैसा उनको दिखाई दिया। वैसे ही 2500 वर्ष पहले कुछ लिखा हुआ उन्होंने पढ़ा तो उनको ऐसा लगा कि जैसे जो लिखा हुआ है वो शब्द के रूप में बहुत दूर से उसकी ध्वनि आ रही है और उन्हें सुनाई पड़ रही है। जब उन्होंने अशोक के पाषाण स्तंभ देखे तो उन शिलालेखों के माध्यम से उन्हें एक ऐसे आदमी के बारे में मालूम चला जो एक सम्राट था और किसी भी अन्य राजा और सम्राट से बहुत महान था। वैसे ही उनको पता चला कि अकबर जो पूरे भारत का राजा था, इतना बड़ा साम्राज्य था, लेकिन वो फतेहपुर सीकरी में विद्वानों के साथ वाद विवाद कर रहा था विभिन्न मतों पर। क्यों कर रहा था? क्योंकि उसके मन में जिज्ञासा थी कि जो भी मनुष्य की हमेशा की जो समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, उसका हल कैसे तलाश करे। तो ये हल तलाश कर रहा था वो। इसी तरह भारत के इतिहास की लंबी झांकी अपने उतार चढ़ाव और विजय पराजयों के साथ धीरे धीरे नेहरू जी के सामने खुलती जा रही थी। और उन्हें इतिहास के 5000 वर्षों से चली आ रही इस सांस्कृतिक परंपरा की निरंतरता में कुछ विशेषता, विलक्षणता प्रतीत होती है। यह परंपरा जो बहुत दूर दूर तक जनता में फैली हुई थी और इस परंपरा ने जनता पर बहुत गहरा प्रभाव डाला था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भारत की शक्ति और सीमा। अगर हम यह जानना चाहें कि अतीत में भारत की जो शक्ति के स्रोत थे, कहाँ से उसको वो शक्ति मिलती थी, उसके बारे में जानना चाहें या उसके पतन और नाश कैसे हुआ ये जानना चाहें, तो इसके कारणों की अगर हम खोज करें तो ये बहुत लंबी प्रक्रिया है और बहुत उलझी हुई है। लेकिन उसके पतन के कारण स्पष्ट है। भारत तकनीकी की दौड़ में पिछड़ गया। यूरोप जो हर चीज़ में हमसे पीछे था, लेकिन तकनीकी के मामले में वो प्रगति में आगे निकल गया हमसे। यूरोप के लोगों में विज्ञान के प्रति रुचि थी और हौसलामंद जिंदगी जीने की चाहत थी और उनकी मानसिकता भी ऐसी थी। इसलिए तकनीकी का विकास वहाँ बहुत ज़्यादा होने लगा। और नई तकनीकों से क्या हुआ, उन पश्चिमी यूरोप के देशों को सैनिक बल मिला। अब सैनिक बल जब मिला, नए नए हथियार आने लगे, तो उन्होंने अपना विस्तार करना शुरू कर दिया और विस्तार करते करते वो पूरब पर आसानी से उन्होंने अपना विस्तार किया। और यह केवल भारत में की ही बात नहीं थी, लगभग सारे एशिया की यही कहानी थी। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारी जो संस्कृति है भारत में,
अतीत में बहुत मानसिक सजगता थी, तकनीकी कौशल भी की भी कोई कमी नहीं थी। हम रामायण में पढ़ते हैं कि रावण जब सीता को लेने आया था तो वायुयान से आया था, और जब राम जी ने रावण को हरा दिया था तो उसके बाद वो पुष्पक विमान में बैठकर फिर अयोध्या वापस लौटे थे। तो वो पुष्पक विमान जो था वो भी बड़ा छोटा हो सकता था, मतलब तकनीकी में हम बहुत आगे थे। फिर क्या हुआ, कैसे इस गुत्थी को सुलझाया जाए कि ऐसा क्या हुआ कि तकनीकी में इतनी गिरावट आ गई। आने वाली सदियों में क्या होने लगा कि जीवन जीने की इच्छा जो है वो उसमें कमी आ गई। लोग काम कम करना चाह रहे थे। जो रचनात्मक प्रवृत्ति थी, मतलब नई नई चीज़ों को बनाना, ये सब कम होते जा रहा था और केवल नकल करने की प्रवृत्ति आ रही थी। जहाँ हमने ब्रह्मांड के रहस्यों को जाना था, प्रकृति के रहस्यों को जाना था, वहीं अब क्या हो रहा था कि शब्दाडंबर से लेस भाष्यकार उसकी जगह लेता दिखाई दे रहा था। मतलब बहुत सारे कवि और लेखक, कहानीकार ये सब आ गए थे जो बहुत जटिल भाषा में अपनी रचना करते थे। अब जो बहुत भव्य कला, मूर्ति, ये सब निर्माण हो रहा था पहले, और अब क्या होने लगा, जो नक्काशी है वो फेमस हो गई। तो ये जटिल जो पच्चीकारी वाली नक्काशी थी वो फेमस हो गई और लोग वो काम करने लगे। और एकदम जो पहले नेहरू जी ने बताया ना कि भाषा की स्पष्टता थी, सरलता थी, अब ये सरल, सजीव, ये समृद्ध भाषा जो थी उसकी जगह पे क्या हुआ, अलंकृत, जटिल साहित्य शैली ने ले लिया। पहले सदी के जो राजा महाराजा थे वो बहुत साहसिक थे और अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए वो दूर दूर तक जाते थे, इसलिए भारतीय संस्कृति का प्रसार संभव हो सका। लेकिन ये भी क्षीण होने लगा, कम होने लगा। ये चीज़ भी क्यों कम होने लगा, क्योंकि ये महासागरों को पार करने पर रोक लगाने वाली एक रूढ़िवादिता ने जन्म ले लिया। शायद कोई महासागर पार करके गया होगा, उसका अनुभव बहुत बुरा होगा और ये रूढ़ी फैल गई, ये बात फैल गई कि महासागरों को पार करके नहीं जाना है, इसमें रोक लगने लगी। अब इसके बाद जांच पड़ताल और विवेकपूर्ण चेतना लुप्त हो गई। कोई भी चीज़ करना है, अगर किसी ने कहा है तो चुपचाप कर लेने का, ये नहीं सोचने का कि क्यों करने का है उसे। और अतीत की अंधी मूर्ति पूजा ने उसकी जगह ले ली। मूर्ति पूजा इसलिए की जाती है कि हमें पता है जो भगवान परमेश्वर है वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। लेकिन अगर हमें उसके साथ कनेक्ट होना है, उसके साथ संबंध बनाना है, तो अगर हम उसे एक मूर्ति का रूप दे देंगे तो उसके साथ हम ज़्यादा अच्छी तरह से कनेक्शन बना सकते हैं। तो इसलिए मूर्ति पूजा शुरू की गई। लेकिन ये भाव को भूलकर केवल मूर्ति को की पूजा करने में ही ध्यान दिया गया, उसके मेन गूढ़ अर्थ को समझे बिना। तो केवल फॉलो करते जा रहे हैं हम, लेकिन उसके मेन अर्थ को नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसी ही बहुत सारी प्रथाओं के कारण भारत के अतीत में क्या हुआ कि भारत को कुचल के रख दिया और वह एक तरह से मूर्छित होकर गिर पड़ा। जैसे वो प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा था, लेकिन इन प्रथाओं के कारण वह आगे नहीं बढ़ पाया और बाकी देश आगे बढ़ते गए। लेकिन ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि अगर ये पूरा तरह सच होता, अगर हमारा विकास नहीं हुआ होता, हम गतिहीन होते, एकदम जड़ होते, जड़ मतलब निर्जीव होते, तो इतना लंबा दौर जो हमने तय किया है वो नहीं कर पाते और उसका नाता, हमारा नाता जो है वो अतीत के साथ एकदम टूट जाता और एक युग का अंत हो जाता और उसके ध्वंसावशेषों पर, मतलब उसके विध्वंस होने के बाद जो अवशेष है उस पर एक नई चीज़ का निर्माण होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और भारत में निरंतरता बनी रही। इसके अलावा रिफॉर्मर्स आए, हमें मालूम है, पुनर्जागरण के दौर आते गए, हमने नए को समझने की कोशिश की और उसे अनुकूल बनाकर उसके साथ पुराने का सामंजस्य बिठाया। मतलब नए को भी मानते गए और पुराने को भी साथ लेकर चलते गए। तो पुराने की जो जो चीज़ें हमें ऐसा लगा कि उनकी हमको रक्षा करना चाहिए, वो चीज़ें हमने अपनाई। तो ये सब चीज़ें साफ दिखाई देती है प्राचीन काल के भारत में। और अब पुराने काल का केवल बाहरी ढांचा प्रतीक के रूप में बचा रह गया और उसके अंदर की जो मेन चीज़ें हैं, जो गूढ़ बातें हैं, उनको हमने समझ लिया और अंतर्वस्तु पूरी तरह से बदल गई। कोई काम यदि पूरी तरह सिद्ध नहीं हुआ है तो लोगों के मन में ऐसी इच्छाएं उत्पन्न होने लगी जो उस काम को पूरा करने के लक्ष्य की ओर इन लोगों को
खींचने लगी और साथ ही लोगों के मन में प्राचीन और नवीन के बीच सामंजस्य स्थापित करने की भी इच्छा बराबर बनी हुई थी। तो इसी इच्छा के कारण भारत को एक गति मिली और उन्हें पुराने और नए के बीच सामंजस्य स्थापित करने और नए विचारों को आत्मसात करने की शक्ति मिली, सामर्थ्य मिला। तो कैसा लगा आप लोगों को भारत के अतीत के बारे में जानकर? मज़ा आया ना? तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और यदि कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।